जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा जो है यूनिट नंबर 8 का दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेक्चर है, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा बॉन्ड डिसएसोसिएशन जो एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी जो है सिंपल, वो हमने देखी। आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, यानी रिएक्टेड मिलके प्रोडक्ट बनाए, उसके होने के लिए उस रिएक्शन की जो एनर्जी है, जो वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो एटम्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास या सब्सटेंसेस के पास जो कि रिएक्टेंट में है, उनके पास वो एनर्जी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो। तो जैसे आपने अगर कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदनी है तो आपको 100 रुपये होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ खरीद सकते। उसमें दो रास्ते हैं, या तो आपके पास 50 रुपये और चीज़ 100 रुपये की है, तो आपको फिर या तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे या फिर चीज़ कम वाली देखनी पड़ेगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी भी किसी भी रिएक्शन की ऐसी एनर्जी है जो कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान बॉन्ड बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं। दीज चेंजेस आर अकम्पनीड बाय चेंजेस इन एनर्जीज। इन चेंजेस के साथ साथ जो है एनर्जी के अंदर भी तब्दीली हो रही होती है, क्योंकि बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी क्या हो रही होती है, जो ये जज्ब हो रही होती है, बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी खारिज हो रही होती है। एनर्जी कोल्यूशन थ्योरी वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन। कोल्यूशन थ्योरी क्यों बनाई गई थी? टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व रिएक्शन काइनेटिक्स, के रिएक्शन होने के दौरान ये जो एनर्जी चेंजेस होती हैं इनको ऑब्जर्व किया जा सके। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आप चाहते हैं कि ये हो, द बॉन्डिंग एटम और मालिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। वो एटम या मालिक्यूल जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है वो लाजमी एक दूसरे के साथ टकराएं। दीज कोल्यूशन, अब वो उनका आपस में जो टकराना है, वो टकराना फायदेमंद भी हो सकता है। फायदेमंद मीन उससे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं या बाज़ औक़ात प्रोडक्ट नहीं भी बनते हैं जी। वो चीज़ प्रोडक्ट बनना या ना बनना किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एनर्जी एंड द डायरेक्शन। दो चीज़ों पे, एक तो एनर्जी, वो किस एनर्जी से आपस में टकरा रहे हैं, और दूसरा किस डायरेक्शन से, क्या जिस साइड से बॉन्ड बनना है उसी साइड से टकरा रहे हैं किसी दूसरी से। An effective collision can only occur if the energy of the colliding particle is high enough to overcome the repulsion. अब पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, वो आपस में टकराते हैं तो उसके क्योंकि चार्जेस जो है साइड पे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स हैं, वो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल या एटम या पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब कब जा सकते हैं? जब उनके पास जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा होंगी कि वो एक दूसरे को दूर भेजने की रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनको ख़त्म कर सकें और उनको ओवरकम करके एक दूसरे के करीब आ सकें, तब जाके वो रिएक्शन की पोजीशन में आ सकते हैं। द करेक्ट ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट द मोमेंट ऑफ कोल्यूशन द एटम नीडेड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। और ओरिएंटेशन से क्या मुराद है कि जब एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाना है तो वो जिस टाइम पे टकरा रहे हैं, वो जिस जगह से टकरा रहे हैं वो आपस में सही जगह हो जिसे बॉन्ड बनना है। द मिनिमम अमाउंट, तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी की मिकदार, डेट इन एडिशन, जो कि एक हर जो एटम या पार्टिकल जो रिएक्शन करने जा रहा है उसके पास एनर्जी तो है ही है। वो जो नॉर्मल एनर्जी है वो कहलाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से सारे पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस बॉन्ड नहीं बना सकते। उसके लिए हमें मजीद एडिशनल जो एनर्जी चाहिए होती है, कम से कम, जो कि पार्टिकल मस्ट हैव, पार्टिकल्स के पास होनी चाहिए। किस लिए? ताकि एक बेहतर कोल्यूशन हो सके। वो कम से कम एनर्जी जो कि नॉर्मल एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, वो आपके पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। नो रिएक्शन अकर्स इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल इज लोअर। कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता अगर वो पार्टिकल जो कि रिएक्शन कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। तो इससे पता क्या चला कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई रिएक्शन हो तो फिर जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास जो नॉर्मल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, या एवरेज जो एनर्जी है, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? कम से कम उतनी जितनी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। सामने अगर आप देखें फिगर में, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखे गए? एनर्जी चेंजेस। और इस साइड पे लिखा गया है जो एक्स एक्सिस है उस पे आपके पास क्या चीज़ है? एनर्जी चेंजेस हैं। और जो वाई एक्सिस है उस पे है रिएक्शन प्रोग्रेस, या मतलब इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो सो हॉरिजेंटल में आपके पास रिएक्शन जो है वो हो रहा है, और जो वर्टिकल में उन्होंने आपको एनर्जी चेंजेस बताई हैं। अब शुरू में देखें ना, रिएक्टेंट ज़्यादा थे, रिएक्टेंट की एनर्जी थी, बट इस रिएक्टेंट्स को इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इस चोटी के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस पहाड़ी तक
ये इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। सो फिर यहाँ से वो रिएक्टेंट पार्टिकल जो हैं इतनी एनर्जी उन्हें होनी चाहिए कि वो इस जगह पे पहुंचे जो कि ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट मीन इस पॉइंट पे पहुंच के जब इतनी एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास, रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पास आ जाएगी तो वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जी आखिरी बात उन्होंने क्या लिखी, तो फिर हमें ये पता चला कि जब भी जो रिएक्टेंट हैं वो उस वक्त तक रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना हो, विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे पता ये चला द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कोई चीज़ सस्ती हुई तो वो लोग ज़्यादा लेंगे। इसी तरह एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फिर पार्टिकल्स को रिक्वायर्ड भी कम होगी। जब रिक्वायर्ड कम होगी तो ज़्यादा पार्टिकल्स उसके पास वो एनर्जी आएगी और डेफिनेटली ज़्यादा पार्टिकल रिएक्शन भी करेंगे और ज़्यादा जल्दी या तेज़ी से प्रोडक्ट भी बनेंगे। जितनी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी जितनी आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी, उतना रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, सारी पार्टिकल्स के पास नहीं आ सकती, इस वजह से वो रिएक्शन की स्पीड या रेट क्या हो जाएगा, स्लो। अब नीचे उन्होंने इफेक्टिव और इन ऐसी कोल्यूजन या ऐसे एटम्स का टकराव जो कि फायदेमंद है और ऐसा जो कि फायदेमंद टकराव हो रहा है, एनर्जी भी है लेकिन प्रॉपर जो ओरिएंटेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा वो आप इनमें देख सकते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल था A2 और एक था B2, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, करेक्ट ओरिएंटेशन थी, इफेक्टिव कोल्यूजन हुई और AB आपके पास बन गया विच इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था। अब इनइफेक्टिव कोल्यूजन में क्या था, हमने उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ये भी A2 और B2 ही है, बट ये आपस में टकराव ठीक नहीं रहे। जब टकराव ठीक नहीं रहे तो हमारे पास शुरू में हमने A2 लिया था, आखिर में फिर दोबारा क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, A2 और B2। इसका मतलब अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर हाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए बल्कि ओरिएंटेशन जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। कब? जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल या एटम्स या सब्सटेंसेस रिएक्शन के दौरान एक दूसरे से टकराएं तो उस वक्त ओरिएंटेशन ठीक होनी चाहिए। ओके जी, यकीनन ये आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी कैटलिस्ट। अब मसला सारा किस पे आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी पे आ गया। किसी भी रिएक्शन को तेज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने क्या कर रही है, कम, और किसी भी रिएक्शन को अगर हमने आहिस्ता कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रही है, ज़्यादा हमने कर रही है। कोई चीज़ को प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी सेल हो जाए तो फिर हमें उसकी कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। सो कैटलिस्ट क्या चीज़ है, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम। उसका मकसद क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से हम जल्दी चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को बनाएं या ज़्यादा बनाएं। बट हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा अल्टीमेटली उसकी वजह से मसाइल भी हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक केमिकल नहीं है बल्कि मल्टीपल किस्म के केमिकल्स वहाँ पे मौजूद है। आग लगने का खतरा भी है, फिर टेम्परेचर बढ़ना, इनडोर टेम्परेचर बढ़ना वो भी एक मसाइल है। फिर टेम्परेचर आप जब हीट एक्स्ट्रा देंगे उसकी वजह से होकर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में भी जाएंगे जो कि इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक होंगे, हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। सो हर जगह पे हाली टेम्परेचर दे के किसी भी रिएक्शन को तेज़ या रिएक्शन की स्पीड को या प्रोडक्ट बनने वाले अमल को या प्रोडक्ट बनने की जो रेशियो है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हमें पास जगह पे हमें उस सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टेम्परेचर के अलावा कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है ताकि हमारा रिएक्शन तेज़ हो जाए और प्रोडक्ट हमारे पास जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हम टेम्परेचर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे एक और तरीक़ेकार मैकेनिज्म उन्होंने हमें बताया है जी, जिसके ज़रिए रिएक्शन का रेट हम बढ़ाते हैं। वो कौन सा रेट है, हम वो रास्ता आसान कर लें। वो रास्ता कौन सा है, बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जिस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से होके हमारे पास जो है एक रिएक्शन की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, हम उस रास्ते को, उस एक्टिवेशन एनर्जी को ज़रा आहिस्ता या तेज़ कर लें। तो उसके लिए फिर हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने क्या कहा, रिएक्शन की स्पीड या रेट डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम बढ़ा देते हैं फिर तो स्पीड स्लो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हम कम कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। सो another way to increase the reaction rate is to change this mechanism। हम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है उसको आसान बना दें, उसको कम कर दें बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी और अल्टीमेटली रिएक्शन की रेट या स्पीड तेज़ हो जाएगी। सो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, दिस कैन बी डन बाय एडिंग अ कैटलिस्ट। हम उसके लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। A substance, कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन है, a substance
दैट एक्सिलरेट्स, जो केमिकल रिएक्शन को तेज कराता है, बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज, लेकिन उसके ऊपर कोई खास कैटलिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिएक्टेंट से ना तो रिएक्टेंट से डायरेक्टली रिएक्शन करता है ना प्रोडक्ट से करता है। वो उसका मकसद सिर्फ क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रेट को बढ़ाना। एट द एंड जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, एट द एंड हमें वो वैसे का वैसा मिल जाता है। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। हम कैटलिस्ट जो ऐड करते हैं उसके जरिए हम एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, वो जो मैकेनिज्म तरीक़ेकार है उसका नाम है कैटेलाइसिस। सो द कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू मैकेनिज्म। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक नया तरीक़ेकार, एक नया मैकेनिज्म देता है। किस तरह का मैकेनिज्म, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, आसान रास्ता देता है ताकि सारे पार्टिकल्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को अकोमोडेट कर ले और रिएक्शन तेज़ हो जाए। सो थस अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट करता क्या है, थस अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पता चला कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे, बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। द कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन की जो हीट की वजह से, गर्मियाश की वजह से जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, या उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पहुँचाता। हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने या फिर जितने भी जानदार चीज़ें, उनकी बॉडीज़ के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो किसके तौर पे काम करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं हर लम्हे में। इसी तरह जानदार चीज़ों के जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर कई मिलियन रिएक्शन हो रहे हैं। उन रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, उनके रेट को तेज़ करने के लिए हम वहाँ पे एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। कुदरती तौर पर वहाँ पे एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। अब आप सामने डायग्राम को अगर आप देखें तो एक तरफ एनर्जी चल रही है, दूसरी तरफ रिएक्शन चल रहा है। रिएक्टेंट्स के पास ये रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था तो उन्हें ये चोटी सर कर रही थी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, अभी कैटलिस्ट ऐड नहीं किया हुआ, यानी इन रिएक्टेंट्स ने पहले इस चोटी पे जाना है, तब जाके ये ट्रांजिट होंगे, चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में। तो फिर ये चूँकि बहुत ज़्यादा थी, हमने फिर क्या किया, कैटलिस्ट ऐड कर दिया। जब कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो अभी रास्ता इतना ऊपर के बजाय ये नई वाली रेड लाइन जो आई है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम। जब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है कम, अब उसके लिए रिएक्टेंट के लिए देखें जी, आसान सा रास्ता हो गया, वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका एक जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन को एक आसान रास्ता देता है, जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो है आसानी से वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर है उसको अबूर करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का मैकेनिज्म है जो आप फूड से हासिल करते हैं वो सारा के सारा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसके अंदर एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है, लेकिन रिलीज कहाँ से होती है, फूड से, खुराक से। जो आप खा रहे होते हैं वो खुराक जब आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है वो खुराक टूटती है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर शुरू में ही हमें पता चल जाना चाहिए कि खुराक टूट के एनर्जी रिलीज करती है, बाहर देती है, इन्वायरमेंट को देती है, सराउंडिंग को देती है। तो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेशन के अंदर फूड टू का छोटा छोटा होके उसका डीकम्पोज होके एनर्जी देना, वो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और ऑक्सीजन ऐड होकर उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी रिलीज। तो ग्लूकोज ऐड के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी बायोलॉजिकल, किसी भी जानदार चीज़ के अंदर, तो वो उससे एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यही वजह है कि रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज बीइंग रिलीज टू द सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह की रेस्पिरेशन है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसके होने के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़े एज अ रिएक्टेंट, वो आपके पास कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, वो हमारे पास कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। आप देख सकते हैं रिएक्शन में लिखा गया ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मौजूद है और जब वो आपस में दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जो कि हम एक्सहेल करते हैं और फिर साथ वाटर और एनर्जी हमारी बॉडी को दी जा रही है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं ग्लूकोज बगैर ऑक्सीजन के टूट के लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी बना रहा है। अब इन दोनों के अंदर एक ही फ़र्क है कि एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एन एरोबिक में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है और ये इसके अंदर जो है दोनों रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं उनके दरमियान में ये फ़र्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज मोर एनर्जी।
एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कह रहे हैं ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट। बस इतनी सी बात थी रेस्पिरेशन के, तो उसके टाइप्स के बारे में। अब लिपिड्स की इंपॉर्टेंस लिखी गई है। लिपिड्स, और बेसिकली लिपिड्स के हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी को रिजर्व कराते हैं, एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो आपके पास लिपिड्स हैं। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फॉर बिल्डिंग और बॉडी। हमारी बॉडी के बनने के अमल के दौरान लिपिड जो है बड़े ज़रूरी हैं। दे आल्सो एक्ट एज रिजर्व एनर्जी सोर्सेज। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्वर्स भी कहलाते हैं, जो कि एनर्जी को रिजर्व रखते हैं। हमारी बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है और बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो फिर वो लिपिड्स को यूज़ करती है। लिपिड कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज इंटेंसली, जब हम तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट इनफ। उस वक्त जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है ग्लूकोज की, वो हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं होती। उस टाइम पे फिर हमारी बॉडी लिपिड्स को इस्तेमाल करती है एनर्जी के यूजेज के लिए। तो ये बेसिकली लिपिड्स की इंपॉर्टेंस लिखी गई है। वैसे तो ये आगे भी मौजूद है, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में मौजूद है, बट उसका कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे भी दिया गया है। सो ये थे जी आज के टॉपिक। सभी क्वेश्चन मैं लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में साथ में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा, और फिर साथ ही साथ जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूँगा। सो सबसे पहले आ जाएँ यहाँ पे जी एक्टिवेशन एनर्जी पे। बस इसके ऊपर एक ही सादा सा सवाल लिखें जी, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी लिखने के बाद आपने जो इसका आंसर लगाना है सर, वो आपने यहाँ से आंसर लगाना है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से लेकर ये यहाँ तक लास्ट वाली लाइन में का पहला वर्ड है एनर्जी। और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है जी, यहाँ पे लिखना है जी व्हाट इज़ कैटलिस्ट, हाउ इट वर्क्स। व्हाट इज़ कैटलिस्ट, हाउ इट वर्क्स। इसके लिए आपने यहाँ से लगा लेना है जी, ये बोल्ड वाली जो डेफिनेशन है, आ सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक कैटेलाइसिस तक, फिर अगली लाइन और उससे अगली लाइन छोड़ के ये जो फिगर 8.3 है इसके बाद जो थस लिखा हुआ उसको छोड़ के आगे लिखा हुआ आ, ए से लेकर ये यहाँ तक एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यहाँ तक आपने लगाना है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर इसी तरह नीचे आपने क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिस्कस इट्स टाइप। तो क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज में आता है, हाउ ओवर बॉडी गट एनर्जी फ्राम फूड, इस तरह से भी आ जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे। सो आपको ये कंसेप्ट अगर याद है तो वो किसी भी शक्ल में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसका आंसर लिख लेंगे। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स। अलग से भी आ जाता है डिस्क्राइब एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे मैं कंबाइन लिखवा रहा हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से देख लें। सबसे पहले आपने पहली लाइन में ये क्वेश्चन मार्क के बाद इसको शुरू कर रहे हैं, और फिर अगले पेज में यहाँ तक पहली वाली लाइन में एनर्जी इज रिलीज तक। इसके आगे जो लिखा हुआ ना रेस्पिरेशन इज एन, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको याद हो, ताकि एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए रेस्पिरेशन में किस तरह का रिएक्शन है तो आपको याद होगी एक्सोथर्मिक है। फिर आपने ये दोनों उसकी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी लिख लेनी है जी। फिर नीचे आपने यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है जी राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, और राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स लिखे पहली लाइन के आखिर में, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट से लेके आखिर तक ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी। तो ये आपके आज के 4-5 क्वेश्चन हैं जी, ये आपने क्वेश्चन बुक पे भी लगाने हैं और कॉपी पे भी लिख लेने हैं, ताकि एक दफ़ा लिखने से ये होता है कि एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेते हैं चीज़, आपको बेहतर तौर पर ज़रा थोड़ी बहुत समझ भी आ जाती है और ज़रा पक्की भी हो जाती है। ठीक होगा जी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी है वो भी मैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर रहा हूँ और ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।